हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल अनअकैडमी सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 यूट्यूब चैनल। और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर ऑफ सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग न्यू सिलेबस। ठीक है, तो दोस्तों कल के सेशन में हम सब लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन जो था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड, वो सारा का सारा क्वेश्चन देखा था। ठीक है, 20 मार्क्स का वो क्वेश्चन था। आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को। आते हैं सर सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए, अल्फा लिमिटेड furnishes the following summarized balance sheet as at 31st March 2017। So 31st March 2017 को अल्फा लिमिटेड ने जो बैलेंस शीट बना के दी है हमको, वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे आपका इक्विटी लाइबिलिटीज सेक्शन में शेयर होल्डर फंड है, इक्विटी शेयर कैपिटल में रिजर्व सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जीआर, सीआरआर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज में डिबेंचर, ट्रेड पेबल और अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, और यहाँ पर नॉन करंट असेट्स में है आपका फिक्स्ड असेट्स, एंड करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल और कैश। चलिए सर, इसके बाद में ये कहता है ऑन 1st of April 2017 द कंपनी अनाउंस्ड बाईबैक ऑफ 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर एट द रेट ₹15 पर शेयर। तो बेसिकली कंपनी ने बाईबैक अनाउंस कर दिया है, तो बाईबैक का ये क्वेश्चन है और ₹15 पर शेयर के बेसिस पे कंपनी जो है वो बाईबैक करेगा। फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर ₹150 lakhs। तो यहाँ पे 150 लाख रुपए में इसने अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया ताकि फंड्स आ जाए और वो फंड से वो कंपनी क्या कर सके, बाईबैक का पेमेंट कर पाए। सेकंड को कह रहा है कि 10th अप्रैल वाले डेट को कंपनी ने अपना टारगेट जो बाईबैक है वो अचीव कर लिया है। ठीक है, इसका मतलब कंपनीज एक्ट के सारे लॉज, रेगुलेशंस, कंप्लायंस इसने जो है वो इंश्योर करवा दिए हैं। थर्ड पॉइंट में कह रहा है 30th अप्रैल 17 को द कंपनी इशूड वन फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर। तो हर 4 शेयर के बदले कंपनी एक शेयर जो है वो बोनस में इशू करने वाला है। ठीक है, नाउ आफ्टर द कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और बेसिकली आपको पता होगा कि एक सीआरआर बोल के जो अकाउंट है वो लोग हम बाईबैक के समय बनाते ही हैं, और सीआरआर का केवल एकमात्र यूज होता है, सिर्फ एक ही काम में आता है। वो सीआरआर का सिर्फ यूज होता है कि उससे बोनस शेयर इशू किए जाते हैं। तो कंपनी ने बोनस कहां से दिए हैं पता है? कंपनी ने बोनस दिए हैं इसी सीआरआर को यूटिलाइज करते हुए। तो ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। सो बेसिकली ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी अच्छा वेटेज है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से अपन इसके आंसर्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, देखो सर, हमने हमारे इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज 148 के इन्वेस्टमेंट थे, 150 में बेच दिए तो 2 का हमको प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना, हमारे बैलेंस शीट में अगर अपन देखेंगे तो हमारे इन्वेस्टमेंट जो है वो है आपके 148 के, तो 150 रुपए में बेच दिए तो 2 का हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना। अच्छा, फिर देखिएगा जो हम बाईबैक कर रहे हैं वो 15 रुपए के हिसाब से कर रहे हैं, तो आपका 5 रुपए पर शेयर का प्रीमियम हो जाएगा। 5 रुपए आपका पर शेयर का क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। आपके कितने शेयर्स हैं देखिए बैलेंस शीट में, अगर आप देखेंगे तो आपके पास में टोटल 2400 की कैपिटल है। 10 रुपए वाला शेयर है, दैट मीन्स आपके पास में 240 शेयर है 10-10 रुपए वाले। रुपीस जो है वो ऊपर लैक्स के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, चलेगा, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी हमको। यहाँ पे जो कंपनी 25% अपना इक्विटी शेयर बाईबैक कर रहा है, तो कितने बाईबैक हो जाएंगे, 60 शेयर्स। 60 शेयर्स हम लोग बाईबैक कर रहे हैं 15 के हिसाब से, तो 60 शेयर मल्टीप्लाई बाई 10, 60 शेयर मल्टीप्लाई बाई 5, ये इसका ब्रेकअप हो जाएगा और टोटल 900 रुपए हमको बाईबैक के फॉर्म में देने पड़ेंगे। और आप जानते हो कि सर जब बाईबैक करते हैं तो फेस वैल्यू के बराबर, किसके बराबर, फेस वैल्यू के बराबर हमें पहले सीआरआर जो है बना देना चाहिए। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व तो हमको बनाना जरूरी होता है, बिना सीआरआर बनाए बाईबैक हो नहीं सकता। तो अब 600 का सीआरआर कहां से बनाएंगे हम लोग? सर 600 रुपए का सीआरआर बनाने के लिए आप अपने रिजर्व्स को यूटिलाइज करें। तो रिजर्व्स में देखो सर कौन कौन सी चीज से आप सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है बना सकते हो। फ्री रिजर्व से, फ्री रिजर्व 2 ही है, जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट लॉस है। तो जनरल रिजर्व को 530 पूरा यूज कर लो, बचा हुआ कहां से यूज कर लेना, प्रॉफिट लॉस से। ठीक है ना। तो लेट्स सी यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है।
देखिए जनरल लेजर को पूरा यूज कर लिया है और प्रॉफिट लॉस को बचे हुए अमाउंट से यूज कर लिया, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बन गया हमारा। ये लो सर हमारा बोनस का बायबैक का काम हो चुका है। अब बायबैक जो ड्यू हुआ था उसका हम पेमेंट कर देते हैं। इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग है, आप सब लोगों ने बायबैक के चैप्टर में पढ़ा होगा। यूट्यूब के जो हमारे चैनल पे बायबैक का जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो होस्टेड है, आप सब लोग देख सकते हो अगर कोई भी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देखनी हो तो। नाउ अब जो कंपनी कह रही है कि अब हमारे पास में अब जितने भी शेयर्स हैं 1/4 के रेशियो के अंदर अब आपको क्या करना है, बोनस देना है। तो हमारे पास में 240 थे, 240 का 60 वाला पोर्शन जो है वो बायबैक हो चुका है, तो 240 माइनस 60 अभी हमारे पास में 180 शेयर हो गए, तो बोनस कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 45। 45 का हम बोनस देंगे, 45 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 45 दैट इज 450 रुपए का हमको बोनस देना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या बना देंगे सर, उसके लिए रिजर्व कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, रिजर्व से बोनस दिया जाता है। अगर कुछ नहीं होता इस क्वेश्चन के अंदर तो हम जनरल रिजर्व पीएनएल फ्री रिजर्व से भी बोनस दे सकते थे, लेकिन जब अपने पास में सीआरआर है तो क्यों ना हम सीआरआर से दें, क्योंकि सीआरआर का तो यूज ही एक ही होता है, वो सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर को इश्यू करने में काम आता है। तो किसी भी क्वेश्चन में यदि आपके बोनस के क्वेश्चन में आपको सीआरआर दिखे तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसे ही रखना, टॉप प्रायोरिटी पे आप इसको ही रखिएगा। कौन से अकाउंट को सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को, जहां से बोनस आपका दिया जाता है, राइट। ओके, सो बोनस जो आपका ड्यू हुआ था, बोनस आप इक्विटी शेयर्स में क्रेडिट कर दीजिए और आपका जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ था उसे आप प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दीजिए। बहुत ही सिंपल एंट्रीज के साथ में यहाँ पे आपका अकाउंट जो है जनरल एंट्रीज का सिस्टम जो है वो खत्म होता है। बैलेंस शीट के बारे में अगर अपन बात करें तो सर बैलेंस शीट में लगभग सारी की सारी चीजें जो है वो सेम रह गई है। बैंक बैलेंसेस चेंज हुए हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस चेंज हुआ है, रिजर्व चेंज हुआ है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड आपका जो बैंक बैलेंस है ना वो, और आपके इन्वेस्टमेंट तो कंप्लीटली बिक ही गए। तो ये जहां जहां पे भी चेंज हुआ है वहां पे अपन लोग चेंज कर देंगे, बाकी पूरा का पूरा बैलेंस शीट सेम टू सेम है। ध्यान रखिएगा जिस समय ये पेपर हुआ था उस समय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक अमेंडमेंट जो है वो नहीं आया था। आज के समय इसको हम फिक्स्ड असेट्स नहीं कहते दोस्तों। आज के समय ये जो वर्ड फिक्स्ड असेट्स है ये यहाँ पे नहीं रहेगा, इस वर्ड को यहाँ से आप हटाकर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कर लीजिएगा, पीपीई है ना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सो पीपीई के नीचे सारी की सारी चीजें आ जाएगी सेम टू सेम, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपना जो शेड्यूल 3 में चेंज किया था उसमें उन्होंने फिक्स्ड असेट के वर्ड को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आपको यहाँ पे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा जितना भी आपने बाईबैक किया है उसका और आपने जितना बोनस दिया है उसका। ऐसे डिस्क्लोजर्स आपको 5 सालों तक कंटिन्यूअसली देने पड़ते रहते हैं। 5 साल के ब्लॉक में आपको ये डिस्क्लोजर जो है करना होता है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने नहीं दे रखा है, इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन में ये डिस्क्लोजर नहीं कर रखा कि कितना बाईबैक हुआ है और कितने बोनस शेयर दिए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर डिस्क्लोजर देना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कितनी चीजों का डिस्क्लोजर देंगे अपन शेयर कैपिटल में हमारे एडवांस अकाउंटिंग के पेपर में। सर हमको एडवांस अकाउंटिंग के पेपर में बोनस भी देखने को मिल सकता है, हमें बाईबैक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, और शेयर्स इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, शेयर्स इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। जब जब भी ये 3 ट्रांजेक्शंस आपको मिल जाएं आप इनका डिस्क्लोजर जरूर कर दीजिएगा शेयर कैपिटल के नोट में, ठीक है ना। बोनस, बाईबैक और शेयर इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। अच्छा, फिर रिजर्व सरप्लस में जिस रिजर्व को आपने जितना यूटिलाइज किया, जैसे कि आपका जनरल रिजर्व था 530, वो आपने पूरा यूटिलाइज कर लिया सीआरआर बनाने के लिए, तो जीआर का बैलेंस पूरा खत्म हो गया। सीआरआर जो आपने बनाया था 400 रुपए का, उससे आपने क्या किया, उससे आपने बोनस शेयर्स इशू किए हैं, है ना। तो यहाँ पर आपने जितने भी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर आपने जो बोनस शेयर्स इशू किए हैं उसका यूटिलाइजेशन आप लोगों को यहाँ से क्या कर लेना है, माइनस कर देना है। और आपने सीआरआर का जितना क्रिएशन किया है वो क्रिएशन आपको यहाँ पे क्या कर देना है, ठीक है ना, ऐड कर देना है। कितना सीआरआर हम लोगों ने क्रिएट किया था सर, 600 रुपए का क्रिएट किया था ना हमने, हाँ 530 प्लस 70 दैट इज 600 का सीआरआर क्रिएट किया था। तो सीआरआर का इफेक्टिव बैलेंस 550 का रह गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम की यदि बात करें तो ये देखिए सर हमारा जो बाईबैक हुआ है, यहाँ पर बाईबैक जो है वो 300 रुपए के प्रीमियम पे हुआ है, 300 रुपए के प्रीमियम पे हुआ है, तो 300 रुपीज का जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है
इस अकाउंट को हमें कहां से राइट ऑफ करना चाहिए? डायरेक्टली इन लोगों ने सिक्योरिटीज प्रीमियम से ही राइट ऑफ कर दिया है। यहाँ पे कुछ लोग प्रीमियम ऑन बाईबैक वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग प्रीमियम ऑन बाईबैक वर्ड यूज करते हैं, प्रीमियम ऑन बाईबैक, फिर प्रीमियम ऑन बाईबैक को सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख के भी क्वेश्चन कर सकते हैं एज इट इज, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में इसके अलावा आई थिंक इसमें और कुछ समझने लायक बात इसमें और कुछ है नहीं। तो आपके पास में 350 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम था, आपने 300 रुपीज का राइट ऑफ कर दिया, 50 का रह गया। प्रॉफिट लॉस में 340 का बैलेंस था, 2 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट बेचने से, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूटिलाइजेशन आपका 70 का हुआ, तो पीएनएल का बैलेंस इतना, तो इफेक्टिवली आपका रिजर्व्स का बैलेंस जो है वो इतना निकल जाएगा। तो ये देखो बाईबैक का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके पूछा गया, और इसमें आप लोगों को काफी बोनस नंबर मिलेंगे, है ना। फिर बाद में देखो सर बात करते हैं अब हमारे दूसरे क्वेश्चन की। अंडर राइटिंग का चैप्टर अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा है, अंडर राइटिंग का चैप्टर जो है वो हमारे सिलेबस में अब रहा ही नहीं है, ठीक है ना। तो अंडर राइटिंग के क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ये हमारे सिलेबस से हट गया, ठीक है। चलो फिर आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हमारे पास में ये जो फाइनेंशियल पोजीशन दे रखी है दैट इज एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड की, ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है यहां पर आपको देखिए क्या क्या बताया गया है। इक्विटी शेयर्स है हमारे पास, 9% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जनरल रिजर्व है, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड है और ट्रेड पेबल्स है। ओके, एसेट्स में गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश और बैंक, ठीक है ना। फिर कहता है एक्स लिमिटेड अब्सॉर्ब्स वाई लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो है एब्जॉर्प्शन का, मतलब अमालगमेशन का क्वेश्चन है, और कह रहा है कि x जो है वो y को खरीद रहा है, x लिमिटेड जो है वो y को टेक ओवर कर रहा है। 10% प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ x लिमिटेड। यानी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है 10% वाले, आप उन्हें क्या कर देंगे, 10% प्रीमियम पर पे कर देंगे, ठीक है ना, 9% प्रेफरेंस शेयर्स नए कंपनी के देकर, 9% प्रेफरेंस शेयर्स नए कंपनी के देकर, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट पे देखिए क्या कहता है, गुडविल जो है वो आपकी वैल्यू कर रही जानी चाहिए पिछले कितने साल के प्रॉफिट पे। अब्जॉर्प्शन इज टू बी कंप्यूटेड बेस्ड अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी आपके जो भी एवरेज प्रॉफिट आएंगे उसका दुगना, लेकिन एवरेज प्रॉफिट जो है वो पिछले 3 सालों के निकाले जाएंगे, पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट्स निकाले जाएंगे। तो ये आपके प्रॉफिट्स की डिटेल दी गई है, और यहाँ पे इस प्रॉफिट की डिटेल्स में कुछ अब नॉर्मल आइटम, कुछ रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, जो ऐसे आइटम दिए गए हैं जो गुडविल की वैल्यूएशन को प्रभावित नहीं करते, जैसे कि द प्रॉफिट for the 14-15 financial year included credit of an insurance claim of rupees 25,000. Fire occurred in 13-14 and loss by fire is 30,000 was booked in profit and loss account for that year. अब देखो सर ये जो जितनी भी चीज हुई है ये गुडविल की कैलकुलेशन से हटा दी जाएगी, यानी आपके प्रॉफिट से ये आपकी हटा दी जाएगी, ठीक है। देन फिर रिवाइज प्रॉफिट कैलकुलेट होंगे, देन फिर उनका एवरेज निकलेगा एंड अकॉर्डिंगली गुडविल आएगी। 15-16 में कहा गया है कि कुछ एम्बेजलमेंट हो गया है कैश का, उसकी वजह से आपको 10,000 का लॉस हो गया है। ये सारी की सारी चीजें आपके रनिंग गोइंग कंसर्न बिजनेस को इंपैक्ट नहीं करेगी, गुडविल के वैल्यूएशन को इंपैक्ट नहीं करेगी, इसलिए ये सारी की सारी चीजों का इंपैक्ट हमें रिवर्स करना होता है। हम लोगों ने ये सारी की सारी चीजें पार्टनरशिप अकाउंट्स, अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, बहुत सारे चैप्टर्स में काफी बार डिस्कस करी है जब जब हमने गुडविल की वैल्यूएशन की चर्चा करी होगी, राइट। फिर भी अगर आपको और डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो यू कैन वॉच एंड gain the knowledge for goodwill valuation in that particular chapters. So land and buildings are valued at 5 lakh and the plant and machinery at 4 lakhs. So land building का जो valuation है वो 5 लाख पे हो रहा है, plant machinery का valuation 4 लाख पे। Inventories को जो है 10% कम करके हम टेक ओवर करेंगे and provision for doubtful debt is to be created at 2.5%, ठीक है ना। Okay, so there was an unrecorded current assets in the books of Y Limited whose fair value amounting to rupees 15,000 and such assets was also taken over by X Limited. एक unrecorded current assets भी है आपकी जो Y Limited के द्वारा टेक ओवर कर ली गई है, सॉरी X लिमिटेड के द्वारा टेक ओवर कर ली गई है, लेकिन Y के बुक्स में ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो हम सेलिंग कंपनी के कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स को भी खरीदने जा रहे हैं,
जिसके लिए उसकी बैलेंस शीट में तो ये अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी हम इसको परचेज कर लेंगे। तो सर डजेंट मैटर उसकी बैलेंस शीट में हो ना हो, आपको तो अपनी बैलेंस शीट में लेकर आनी है अगर आपने खरीदी है तो। द ट्रेड पेबल ऑफ वाई लिमिटेड इंक्लूड 20,000 टू एक्स, तो ये इंटरकंपनी ट्रांजेक्शन हो गया, इसे हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। इक्विटी शेयर जो वाई वाले हैं, आप उनको इक्विटी शेयर 5% प्रीमियम पर इश्यू कर दीजिएगा। अब सवाल ये है कि कितने, हाउ मच, कितने शेयर्स इशू करेंगे। तो यहाँ पे पीसी जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया नहीं गया है कि पीसी जो है वो आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो सर कोई भी तरीका ना लगे तो अपना नेट एसेट्स ही तरीका लगता है कि आप जाइए उस बिजनेस को देखिए, उसमें एसेट्स का जायजा लीजिए, उसमें लाइबिलिटीज को देखिए और देखिए कि इस बिजनेस की जो नेटवर्थ है, नेट एसेट्स है वो कितना होता है, उसके हिसाब से हम लोग पीसी इशू कर देंगे। ठीक है ना। पूछा आपसे गया है रियलाइजेशन अकाउंट ओल्ड बुक्स में, जर्नल एंट्रीज न्यू बुक्स में और बैलेंस शीट आफ्टर एब्जॉर्प्शन। ओके सर, तो कुल मिला के ये 3 बातें हमको पूछी गई है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब सर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए हमको कितना समय मिलता है? ओनली 36 मिनट्स सर। ठीक है ना। अब आप क्या करते हो, ऐसे क्वेश्चंस को एक एक घंटे तक सॉल्व करोगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। अब आपको स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी, बराबर। देखो हम कई बार कब सॉल्व करते हैं, जैसे मैं क्लास में सॉल्व करता हूं, मान लो 2 घंटे लग गई, तो दैट उस चीज को आप प्रोपोर्शनेट नहीं कर सकते अपने एग्जामिनेशन से। एग्जाम के अंदर आपके पास में अलोटेड, स्टैंडर्ड अलोटेड टाइम 36 मिनट्स ही है। अब आप किस प्रकार से उस चीज को फास्ट मूव ऑन करोगे, कैसे उसको आगे बढ़ाओगे, ये तो सर आपकी टोटल राइटिंग स्पीड जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ऐसे इतने बड़े पेपर में एडवांस अकाउंट्स का पेपर बहुत इजी आएगा, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन वो बहुत लेंथी होगा। ये भी बात आप ध्यान रख के चलिएगा, पेपर बहुत लेंथी होगा और इजी भी होगा। अब बताओ आप लेंथ को कैसे डिफेंड करेंगे? तो सर लेंथ को तो भाई पार पाने का उसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। ये सारे क्वेश्चन पेपर लिख कर देखने चाहिए घर में कि आपसे कितने समय में हो रहे हैं। तो चलिए सर इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और डायरेक्टली आपके स्टडी मटेरियल से पूछा गया है, सिर्फ गुडविल का एडजस्टमेंट देते हुए। ये गुडविल का एडजस्टमेंट है जो इसमें नया है, बाकी एज इट इज आपके स्टडी मटेरियल से पूछा गया है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब के सेशन पे भी करवा दिया है, स्पेशल क्लास पे भी करा दिया है, प्लस क्लास पे भी करा दिया है, बट फिर भी यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी सर, तो आ जाइए आप इसके सजेस्टेड आंसर्स पे। पहले तो हम बात करते हैं इसके गुडविल वैल्यूएशन की। तो देखो सर 16-17 का जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट है आपका, एज इट इज पिकअप कर लेंगे। 15-16 के प्रॉफिट को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा 10,000 रुपए से, क्योंकि उसमें कुछ अब नॉर्मल आइटम, नॉन रिकरिंग आइटम शामिल है। तो आपका 15-16 का प्रॉफिट हो जाएगा 88। एंड 14-15 के प्रॉफिट में आपका एक जो प्रॉफिट है अब नॉर्मल नॉन रिकरिंग प्रॉफिट जो है वो शामिल है, उस चीज को भी आप यहाँ पे शामिल कर लेंगे, दैट मीन्स हटा देंगे एडजस्टमेंट में, ताकि आपके करेक्ट प्रॉफिट आ जाए। तो तीनों साल का करेक्ट प्रॉफिट आने के बाद में टोटल करिए, टोटल करने के बाद में एवरेज प्रॉफिट लगाना है, एवरेज प्रॉफिट लगाइए, एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना जो है वो आपका गुडविल निकलता है। यानी आपका जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका डबल अमाउंट वाला गुडविल होगा, दैट इज 1,50,000 दोस्तों। और ये जो 1,50,000 का आपका गुडविल है, इसके बेसिस पर आप देख लो कि उस कंपनी का टोटल वर्थ कितना है। तो पहले तो गुडविल ही लिख देते हैं इसकी वैल्यूएशन में, 1.5 लाख की इसकी गुडविल है। बाकी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और कैश एट बैंक। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स और जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं उनका रीवैल्यूड अमाउंट, करेक्ट। यानी अब आप बुक वैल्यू केवल उसी चीज का लेंगे जिसकी रिवैल्यूएशन नहीं दी गई है क्वेश्चन में। बुक वैल्यू आप उसी चीज का लेंगे जिसकी रिवैल्यूएशन क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो बाकी सारी की सारी चीजों का हम क्या कर लेंगे, रिवैल्यूड अमाउंट ले लेंगे। तो टोटल इतना हो गया। फिर कह रहा है देखिए रिटायरमेंट ग्रेचुइटी का लायबिलिटी आपको माइनस करना है, ट्रेड पेबल माइनस करना है, और आपको कहा कि डेटर्स को कम करके लीजिएगा, प्रोविजन बना के लीजिएगा। तो डेटर्स पे हमने बना दिया प्रोविजन। ये सारी एसेट्स में से लायबिलिटीज लेस करने के बाद में हमारे पास में ये बच गई नेट एसेट से। इसका मतलब हमारा पीसी है वो 15,90,000 ही होगा। यही हमारा पीसी है, दिस इज आवर पीसी, दिस इज आवर परचेज कंसिडरेशन।
लेकिन अब इस परचेज कंसिडरेशन को मुझे दो पार्टीज को सेटल करना है, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एक इक्विटी। बताइए सबसे पहले किसको दिया जाए? तो पहले तो सर प्रेफरेंस को देंगे। तो देखो सर, पहले प्रेफरेंस को देंगे तो आपके प्रेफरेंस कितने हैं? 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। आपको पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट हम 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं। चेक करिए क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस वालों को 10% प्रीमियम पे सेटल किया जा रहा है। तो आउट ऑफ 15,90,000 यू हैव सेटल्ड योर प्रेफरेंस शेयर एट 3,30,000। तो 1590 में से 30 माइनस करने के बाद में अब जो भी पीसी बचेगा वो किसके लिए बचता है? अब ये वाला पीसी जो बचता है वो हमारा बचता है इक्विटी वालों के लिए। तो इक्विटी वालों को हम 12,60,000 रुपए का पीसी देंगे। एक बार सर पीसी सही आ गया ना, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए हम इसको फटाफट कैसे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, हाँ बैलेंस शीट बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये जो एक्स लिमिटेड है परचेजिंग कंपनी जो है, इसकी बुक्स में एंट्री पास करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा अभी। तो इसके बुक्स में हम पहले एंट्री पास कर लेते हैं कि भाई क्या बिजनेस खरीदा, कितना खरीदा है, कितने का खरीदा है और क्या क्या चीजें उसके अंदर हम लोगों ने पाई है। देखिए सर, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, पहली एंट्री हो जाएगी परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से, पीसी के अमाउंट से। फिर आपको क्या करना होता है, इस लिक्विडेटर का अकाउंट और बिजनेस परचेज दोनों का अकाउंट आपको क्लोज करना है। बिजनेस परचेज का अकाउंट कैसे क्लोज करेंगे? एसेट और लायबिलिटीज को इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज करके। और लिक्विडेटर का अकाउंट कैसे क्लोज करेंगे? लिक्विडेटर को पे करके। तो देखिए इंडिविजुअली कैसे रिकॉग्नाइज होगी, सारी एसेट्स जो आपने लिस्ट बनाई थी उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, है ना, डेबिट 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 करते हुए उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से सारी एसेट्स को आप यहाँ पे लिख लीजिए। फिर बाद में आप सारे लाइबिलिटीज को यहाँ पे लिख लीजिएगा, सारे लाइबिलिटीज को यहाँ पे लिख लीजिएगा। और लाइबिलिटीज को लिखने के बाद में आपका बिजनेस परचेज अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब इस एंट्री में डिफरेंस नहीं आएगा, इस एंट्री में डिफरेंस नहीं आएगा। रीजन क्या है? हमारा गुडविल जो है हम लोग ऑलरेडी वैल्यू करा चुके हैं, है ना। एक बार गुडविल का वैल्यूएशन करा लिया तो फिर ऐसा नहीं कि फिर एंट्री में वापस गुडविल आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, है ना। गुडविल का वैल्यूएशन करवाया है, दैट मींस मतलब वही है कि इसको इस पर्टिकुलर चीज, इस पर्टिकुलर बिजनेस में कोई और हिडन या बैलेंसिंग फिगर में कोई चीज नहीं है, तो गुडविल आ गई। कई कई क्वेश्चन में क्या होता है कि गुडविल का वैल्यूएशन नहीं दिया हुआ होता, पीसी और नेट एसेट्स के डिफरेंस से हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है ना। नाउ वाई जो लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर को आप 15,90,000 का पेमेंट कर दीजिए प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर इशू करते हुए, और जितना आपका एक्सेस अमाउंट आ रहा है वो आपका प्रीमियम के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। सो इस प्रकार से अमालगमेशन का ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट वेटेड का 20 नंबर का। अब देखो सर, अभी जो बैलेंस शीट बनेगी वो बहुत बड़ी बैलेंस शीट है भाई। क्वेश्चन के अंदर सारे लाइन आइटम्स दिए हैं, फेस बनाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके नोट्स। आपको पता है ना कि हमारे लिए नोट्स एग्जाम में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे एग्जामिनर हर बार ये कहते हैं कि स्टूडेंट एग्जाम के अंदर नोट्स नहीं बनाते, कॉन्सिक्वेंटली दे लूज देयर मार्क्स। ये नोट्स ना बनाने का रीजन है, हमको आलस आ जाता है सर, क्योंकि डुप्लीकेशन बहुत होता है सर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर। फेस के ऊपर भी वही अमाउंट लिखो, फिर बाद में नोट्स बना के भी वही अमाउंट लिखो, ठीक है ना। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जब आप अमालगमेशन करते हैं तो अमालगमेशन के ऊपर जो फर्स्ट जो आपका नोट होता है दैट इज शेयर कैपिटल का नोट। इस नोट में आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, इस नोट में आपको एक बात जो है वो बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपने यहां पर जितने भी शेयर्स जो हैं अदर देन कैश इशू किए हैं, आपको उसका डिस्क्लोजर लगाना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बाईबैक के टॉपिक में बताया था कि जितने भी शेयर्स आप कंसिडरेशन अदर देन कैश में इशू करते हैं उसका आपको यहाँ पे नोट लगाना पड़ता है, यहाँ पे आपको डिस्क्लोजर करना पड़ता है। ये डिस्क्लोजर मैंडेटरी डिस्क्लोजर है शेड्यूल 3 के द्वारा, ठीक है ना। ये जो डिस्क्लोजर है दिस इज अ मैंडेटरी डिस्क्लोजर एज पर शेड्यूल नंबर 3। तो प्लीज आप इस चीज को लगाना मत भूलें। कई बार इंस्टीट्यूट पुराने क्वेश्चंस में खुद भूल रखा है, मतलब वहां पे इंस्टीट्यूट ने खुद ने इसको यूज नहीं किया, तो प्लीज आप चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पे इस डिस्क्लोजर को जरूर लिखिएगा क्योंकि यहाँ इन सब चीजों के स्टेप में नंबर होते हैं, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद में अगर अपन रिजर्व सरप्लस की बात करें तो रिजर्व सरप्लस में अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो चेंज रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम यदि हमारे पास में पहले नहीं था तो वो अब 60,000 से और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जनरल रिजर्व है नॉर्मल, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड है। ट्रेड पेबल्स में आपको पता है वो 20,000 रुपए हमको एलिमिनेट करने हैं बोथ साइड, पेबल साइड भी एलिमिनेट करने हैं तो हमको रिसीवेबल साइड भी एलिमिनेट करने हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ना, वो आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नहीं आता है।
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये एक चीज है जो नोट करने लायक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये एक प्रकार का अलावेंसेस है। क्या है ये? अलावेंसेस। और ये जो अलावेंसेस है, इस अलावेंसेस को हम कैसे यूज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो सर, जो डेटर्स होता है उसी में से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस होता है। दैट मींस ट्रेड रिसीवेबल के नोट में ही हम बैड डेट्स के प्रोविजन को माइनस करेंगे रादर देन उसे लाइबिलिटी दिखाएंगे, क्योंकि बैड डेट्स का प्रोविजन कभी लाइबिलिटी हुआ ही नहीं है ना? बैड डेट्स का प्रोविजन कभी लाइबिलिटी आपका हुआ ही नहीं है। दिस इज रॉन्ग प्रेजेंटेशन एज पर शेड्यूल नंबर 3, बट स्टिल दिस इज गिवन इन द आंसर। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट बैड डेट्स का प्रोविजन कभी भी आप लाइबिलिटी साइड में ना दिखाएं, है ना? बैड डेट्स का प्रोविजन आप कभी भी लाइबिलिटी साइड में ना दिखाएं। ये केवल ऑल्टरनेटिव की बात नहीं है, ये गलत चीज है। शेड्यूल 3 से सरासर गलत बताता है, ये बहुत गलत चीज है कि आप इसे लाइबिलिटी में दिखाते हो, है ना? तो बैड डेट्स का प्रोविजन डेटर से माइनस होके आना चाहिए, डेटर से माइनस होके आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो डेटर भी गलत वैल्यू पे दिखते हैं और लाइबिलिटी भी नहीं है। ये 7,500 हमें किसी को देने नहीं होते, है ना? दिस इज नॉट पेएबल। ठीक है दोस्तों, बाकी सारी की सारी चीजें आपकी नॉर्मल है। दोनों कंपनी की लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी को मर्ज करके लिख दीजिएगा, दोनों कंपनी के गुडविल को मर्ज करके लिख दीजिएगा। इन्वेंट्रीज के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दो कंपनी के रिसीवेबल आ जाएंगे। रिसीवेबल में से आप यहां से क्या माइनस करिएगा? -7500, है ना? तो आपके रिसीवेबल जो है रिवाइज कितने हो जाएंगे? आपके रिवाइज रिसीवेबल हो जाएंगे 8,72,500। आपके रिसीवेबल हो जाएंगे 8,72,500। तो बेसिकली आपका जो फर्क पड़ेगा आंसर्स के ऊपर वो ये होगा कि ये 7,500 यहाँ पे नहीं आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, ठीक है ना? और आपके ट्रेड रिसीवेबल जो है वो चेंज हो जाएंगे, 8,72,500 के हो जाएंगे। आपका बैलेंस शीट का जो टोटल होगा वो हो जाएगा दोनों साइड 7,500 से कम 59,20,000 would be your correct balance sheet total. 59,20,000 would be your correct balance sheet total, है ना? सो बैड डेट्स को हमें कभी भी डेटर से बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में नहीं दिखाना चाहिए, डेटर से माइनस करके ही दिखाना चाहिए हमेशा, ठीक है ना? इसके बाद में सर अगर अपन बात करें जिस कंपनी को हम बंद कर रहे हैं उसके बुक्स में हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत इजी है ये तो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग पढ़ते हैं, काफी सारे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। सारी की सारी बैलेंस शीट को उठा के आपके रियलाइजेशन अकाउंट में पटक दीजिए। सारी की सारी आप बैलेंस शीट को उठा के कहां पे रख दीजिए? रियलाइजेशन अकाउंट में रख दीजिए, ठीक है ना? फिर बाद में क्या करना है सर, जो आपका पीसी ड्यू होता है, पीसी का ड्यू वाला एंट्री पास कर दीजिए। ये देखो सर, आपने अपना बिजनेस जो है वो बेच दिया है, किसे? एक्स को बेच दिया है। अब बेचने के लिए क्या लिखे सर? टू में क्या लिखे? सेल्स लिखे क्या? नहीं, सेल्स नहीं है। तो टू में क्या लिखे? नेट एसेट्स? नहीं, नेट एसेट्स भी नहीं। सारी की एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में जाके क्लोज हो चुकी है, तो आप यहाँ पे टू रियलाइजेशन लिखे। तो एंट्री एक्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन पास होती है, जिसे हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं, शो कर देते हैं। तो 15,90,000 रुपए में आपने अपना सारा बिजनेस जो है वो बेच दिया। और आपको पता है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 30,000 रुपए का लॉस। सर ये कैसे आया? तो बेसिकली जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट बनाएंगे तो उनका जो बैलेंस था वो तो सिर्फ 3 लाख ही था। आपने उनको पता है कितना पैसा दिया पीसी का? आपने उनको 3,30,000 का अमाउंट दिया। तो ये जो 30,000 रुपीज का आपने जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, ये रियलाइजेशन के अंदर लॉस के रूप में डेबिट किया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर को बियर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर की वैल्यू तो 3 लाख थी, आपने उनको पीसी 3,30,000 रुपए का दिया है। तो 30,000 रुपए का जो लॉस हुआ है ये कौन बियर करेगा? ये तो आपके इक्विटी शेयर होल्डर ही बियर करेंगे, है ना? रेस्ट आपका यहाँ पे ये रियलाइजेशन अकाउंट बहुत सिंपल है, जहां पे आप क्या करेंगे? सारे के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को पोस्ट कर देंगे और वो पोस्टिंग करने के बाद में आपके पास में प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। आपके पास में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। हालांकि इसमें और कुछ चीजें पूछी नहीं गई है, लेकिन आपको क्या करना होता है सर, यहाँ पे कंपनी के सारे रिजर्व्स आपको इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करने होते हैं। तो देखिए आपके पास में कौन कौन से रिजर्व हैं। देखिए एक तो है आपके पास में जनरल रिजर्व, एक है रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड, तो आपकी लाइबिलिटी है, और कुछ भी नहीं है सर, इतना ही है। तो सर 2,10,000 का तो हमारे पास में जनरल रिजर्व है, और रियलाइजेशन का लॉस कितना आ गया या प्रॉफिट कितना आ गया? 1,50,000 का। अच्छा, रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया है 1,50,000 का। ओके,
तो अब ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, 2,10,000 और 1,50,000, ये हो गया आपका 3,60,000। कंपनी में 3,60,000 का टोटल प्रॉफिट है और 9 लाख का इसका इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर वालों को टोटल पेमेंट होना चाहिए 12,60,000 रुपए का, ठीक है ना। तो बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट यदि पूछा होता तो इस प्रकार से बनता, जहां पे उनका 9 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल, उनका जनरल लेजर का बैलेंस 2,10,000, ठीक है ना, एंड रियलाइजेशन का प्रॉफिट जो है दैट इज 1.5 लाख। तो कुल मिला के ये आपका 12.6 हो गया और 12.6 का ही पीसी हम इनको दे रहे हैं। हेंस ये आपका इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट लास्ट में क्या हो जाता है, टैली हो जाता है। तो दिस इज एडिशनल, है ना, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट जो है वो सेलिंग कंपनी का लास्ट में टैली होता ही होता है। तो इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल, एक्सेप्ट गुडविल वैल्यूएशन एडजस्टमेंट। केवल गुडविल एडजस्टमेंट जो है वो कराया है ना, केवल गुडविल का एडजस्टमेंट जो है इस क्वेश्चन में एडिशनली करवाया है, बाकी का सेम टू सेम ये क्वेश्चन एज इट इज आपको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये अमालगमेशन का क्वेश्चन हमने आज के सेशन के माध्यम से किया। ऐसे ही क्विकली हम नेक्स्ट सेशन में कंसोलिडेशन का भी क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। कंसोलिडेशन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखो दोस्तों, मई 18 के बाद में नवंबर 19 तक आपके जो भी अटेम्प्ट लगे हैं, तो कुल मिला के 4 अटेम्प्ट लग गए। 4 में से एक बार ही कंसोलिडेशन के ऊपर फुल फ्लैज्ड 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और ये मई 18 वाला ही अटेम्प्ट था, है ना। तो 4 में सिर्फ एक बार ही बैलेंस शीट का क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी हर अटेम्प्ट में कंसोलिडेशन के चैप्टर से प्रॉफिट लॉस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, छोटे या माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। तो काफी समय हो चुका है, इंस्टीट्यूट ने कंसोलिडेशन टेस्ट नहीं किया, माइट भी इस बार आपसे पूछ लिया जाए। तो कल की क्लास जरूर आइएगा, आप सब लोग मिस मत करिएगा। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन को, और उसको सॉल्व कर लेंगे हमारे इस पर्टिकुलर सेशन के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो किए हैं करेक्ट। यस, सो कल हम लोग करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। तब तक के लिए मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, और आप सबको यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारे जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस जो प्लान है आप उनको सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस के लिए आपके पास में 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक के प्लान अवेलेबल हैं, है ना। तो अगर आप हमारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग दिस कोड धीरज10। ये मेरा कोड है धीरज10। आप अगर ये कोड लगाते हैं तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑल्सो आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारी अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस के ऊपर काफी सारे इंटरमीडिएट के एडवांस अकाउंट्स के कंटेंट अवेलेबल हैं, आप उन्हें रिकॉर्डेड माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है ना, आपको जिस भी टॉपिक में डाउट हो आप उसी टॉपिक की क्लास जो है वो देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज की बस ये शॉर्ट क्लास रही हमारी, इसमें हम लोगों ने इतना ही डिस्कशन किया, बाकी की बातें हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी ग्रेट टाइम अहेड। थैंक यू गाइस।